मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मैं दो हेडलाइंस पढ़ता हूं। हेडलाइन क्या पढ़ता हूं? दो अखबारों की जो है लीड खबर की हेडिंग पढ़ता हूं। अखबारों के पहले पन्ने पर जो सबसे बड़ी खबर होती है उसको लीड खबर कहते हैं और उसकी हेडलाइन मैं पढ़ रहा हूं। एक हेडलाइन है, केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन, राज्यों के लिए भी खुला विकल्प। दूसरी हेडलाइन है दूसरे अखबार की, मूल वेतन का 50% होगी पेंशन। बहुत सारे कर्मचारियों को, 23 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, बहुत प्रसन्नता हुई होगी उनको। और राज्यों के लिए विकल्प खुला है। इसका मतलब कि जो 90 लाख से अधिक कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये विकल्प खुल गया है। यानी कुल मिला के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर एक परिवार में 3 वोट माने तो 3 करोड़ वोट होते हैं। 3 करोड़ वोट। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कर्मचारियों की ओपीएस माने ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, माने जिसमें रिटायरमेंट के बाद आधी पेंशन मिलती है और ता जिंदगी बिना कुछ किए उनका बुढ़ापा कट जाता है। संवेदनशील मामला है। हमारे एक मित्र हैं हर्षवर्धन शाही जी, वो कहते थे कि सबसे वफादार बेटा है आपकी पेंशन, मृत्यु पर्यंत आपका साथ देती है। सही बात है। जिनके पास पेंशन नहीं उनसे आप पूछिए कि उनका जीवन कैसे कटता है। प्रसन्नता की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन को खत्म कर दिया था, वो चुनाव हार गए। हारने के बाद क्या हुआ? 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया के संरक्षकत्व में, और पूरी लूट हुई, पूरी लूट। खजाना भर कर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और खजाना खाली हो गया। जब 2014 में मोदी को खजाना मिला तो लगभग खाली था, बस किसी तरह से देश चल रहा था। फिर उन्होंने नई शुरुआत की। 10 साल के शासन में मोदी ने भारत सरकार का खजाना भर दिया। पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बहुत तेज गति से बढ़ी और बढ़ती जा रही है। मोदी का व्यक्तित्व खुद निखार पर है। बहुत सारी सड़कें, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, 80 करोड़ लोगों को राशन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार जब 240 सीट उनको मिली तो उनको और उनके समर्थकों को खल गया। इसलिए इतना काम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें यानी बहुमत भी नहीं मिला। 303 सीटों को कौन कहे और 272 सीटों को कौन कहे। तो चिंतन होना स्वाभाविक है। समर्थकों ने भी उनकी गलतियां निकाली। खुद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंथन कर रही होगी। लेकिन जो मुझे लगा, और आज हमारे एक मित्र ने जो है एक मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर के क्रांतिकारी कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी मोदी को। अपने कोर इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए उनको। ये सही है, कोर इश्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। दिया भी। 370 हटाया 5 अगस्त 19 को। राम मंदिर जो है उनके प्रयास से बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मोदी जी को करने चाहिए, बजाय इसके कि बहुत सारे प्रगतिशील कदम उठा करके अपनों को विश्व नेता सिद्ध करें। जैसे उस मित्र ने जो गिनाया वो मेरे मन भी है और नाराज़गी हमारे जैसे लोगों को भी है।
जो चाहते हैं देश की प्रगति हो और देश का सनातन मजबूत हो। अब मैं मोदी जी गलतियां बताता हूं, कहां कहां उन्होंने गलती की। जब यह देश स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, इस देश के लोग स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो 3 कृषि कानून जैसे सुधारात्मक कानून लाने की क्या जरूरत थी? जब जानते हैं इस देश का विपक्ष केवल सत्ता चाहता है देश हित विरोध की कीमत पर। आखिर हुआ वही, 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और साल भर तक आंदोलन चला, हिंसक भी हुआ और ट्रैक्टर से भर भर के लोग आए और लाल किले पर तिरंगे को हटाकर के दूसरा झंडा फहरा दिया गया। और अंत में मोदी जी को ये लगा कि उनसे गलती हो गई और उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया और अपने सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा कि लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। हालांकि वो पहले उनको आंदोलन जीवी कहते थे, यानी गलती उन्होंने मान ली अपनी। आंदोलन वापस हो गया, चुनाव हुआ और बड़े बहुमत से जीते। कुछ और भी मुद्दे थे, पुलवामा, एयर स्ट्राइक आदि मुद्दे भी थे। गलती मान ली उन्होंने। मैं ये कहता हूँ कि वो 3 कृषि कानून ले आने की क्या ज़रूरत थी? जब ये देश नहीं तैयार है सुधार के लिए, तो आप वो काम करिए जिसमें देश का विकास हो और आपके कोर इश्यूज लागू हो। सुधार नहीं चाहता ये देश। इस देश का विपक्ष तो बिल्कुल नहीं है, अगर बिल्कुल तैयार नहीं है, अगर उसको नालायक विपक्ष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राकेश टिकैत ने अभी हाल में बयान दिया बांग्लादेश की घटना के बाद, अगर वह ट्रैक्टर लाल किले की बजाय संसद की ओर चला गया होता तो मोदी का पता नहीं चलता। एक किसान नेता अपने को जो कहता, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई, उसकी ये हिम्मत पड़ रही है कि आपको यह चीज़ कहे। अरे आप नहीं कर सकते तो आपके यहाँ आपके एक मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुलडोजर बाबा, आप उनको कहिए ना कि इनकी संपत्तियों की जांच कराएं। ये तो भूमाफिया है, ये भूमाफिया। कम से कम इसके पास 500 करोड़ की ज़मीन पिछले 10 सालों में हुई है। 350 करोड़ की संपत्ति इसने बटोरा है। कहाँ से बटोरा है, कौन सा उद्योग है इसका? अब दूसरी गलती बताता हूँ, अग्निवीर। जब इस देश का विपक्ष जो है सरकारी नौकरियों पर और आरक्षण पर इतना जोर दे रहा है, तो अग्निवीर योजना ले आने की क्या ज़रूरत थी? आप सेना को जवान बना रहे हो अमेरिका की तरह, ये सही है, सेना को जवान होना चाहिए, लेकिन अगर यह काम करते करते आप सत्ता से बाहर हो गए तो फिर वही कांग्रेस आएगी, वही नालायक राहुल गांधी आएगा और खजाना खाली कर देगा। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। 25% लोगों को सेना में जाना, 75% लोगों को जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, यानी 4 साल बाद मिलेगा, वो उससे उद्योग बिजनेस कर सकते हैं। और अर्धसैनिक बलों में और कई राज्य सरकारों में उनको 10% का आरक्षण भी दिया गया है। दूसरी गलती, वक्फ बोर्ड में संशोधन ले आया। जब आपके पास बहुमत नहीं है मोदी जी, तो आप उसको अपने बल पर 3 तलाक की तरह नहीं पास करा सकते हो, तो क्यों लाए? आखिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देना पड़ा ना। और आपके पास 2 सेकुलर सहयोगी हैं, शुद्ध सेकुलर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रूप में। उनकी नाराज़गी मोल लेकर आप सरकार चला सकते हो क्या? क्यों लाए आप? जेपीसी को आखिर देना पड़ा ना। और कोड में खाज यह है कि जब आरक्षण और संविधान का इतना बड़ा मामला राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव आज चला रहे हैं उत्तर भारत के, खास रूप से ये नेता, जातिवादी नेता, तो आप कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 सीटें क्यों निकाली लेटरल एंट्री के लिए? आपको मालूम है, उसके बाद आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे लोगों ने कहा कि इसमें पिछड़ों, दलितों का आरक्षण मारा जाएगा। आखिर आपको वापस लेना पड़ा। जाति जनगणना कराने में क्या परहेज है? आखिर बिहार में जाति जनगणना जब नीतीश कुमार ने
कराया तो बीजेपी ने विधानसभा में आखिर उनका समर्थन किया कि नहीं किया? जाति जनगणना से क्यों परहेज? चुनाव से पहले जाति जनगणना की घोषणा कर देते तो क्या बुराई थी? चुनाव जीत जाते आप। आखिर जाति जनगणना आप कराएंगे, लेकिन तब कराएंगे जब चारों ओर से दबाव पड़ जाएगा, आपको लगेगा कि अगर नहीं कराया तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले घोषित कर दीजिए ना, पहले घोषित कर दीजिए। फिर अभी लास्ट कदम इधर उठा लिया आपने, ओपीएस की जगह यूपीएस ले आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। यह योजना आप चुनाव से पहले भी ला सकते थे मोदी जी। देश का 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी आपसे नाराज था और पूरे देश में उसने आपको हराने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि वही कर्मचारी जो है सरकारी ड्यूटी में लगता है। उसने लोगों को भड़काया, उसका अपना भी परिवार है, परिवार को भड़काया और बूथों पर जाकर उसने जो है आपके खिलाफ वोट देने का माहौल बनाया। यही अगर जो यूपीएस ले आए हैं, यूनिफाइड जो है पेंशन स्कीम, इसको चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर देते कि नहीं आपको 50% दिया जाएगा, आपका अंशदान 10% ही रहेगा, हमारा अंशदान 14.5% से बढ़ करके 18.5% हो जाएगा और आपकी जो लास्ट 1 साल की तनख्वाह उसके औसत का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। मोदी की गारंटी में इसको शामिल कर देते तो आपको 240 सीटों के बजाय 300 प्लस सीटें मिलती, तब आप ये सारे कानून पास करा सकते थे, तब यूसीसी भी ला सकते थे। और अभी जो है सेकुलर सिविल कोड की आपने लाल किले से बात की, यूसीसी लाएंगे तो आपकी सरकार गिर सकती है। 300 सीटें आई होती तो यूसीसी ला सकते थे, कॉमन सिविल कोड ला सकते थे, एक देश एक चुनाव की बात आप कर सकते थे और आप नियम अधिसूचित कर सकते थे लोकसभा राज्यसभा से पास करा करके। बहुत अच्छा काम आपने किया 10 साल में, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। लेकिन मोदी जी, आपको सलाह है आपके समर्थकों की ओर से, आपके समर्थक भी मिलते जुलते रहते हैं हमसे, अखबार वालों से, मीडिया वालों से, सोशल मीडिया सबसे बड़ा फीडबैक है आपके लिए और उसके तो आप जो है वो सरदार हैं। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा आप उपयोग करते हैं। क्या आपको पता नहीं चला कि आरक्षण और संविधान ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? तीसरे चौथे चरण में जब आपको पता चला तब तक देर हो चुकी थी। और मोदी जी आपको देश माफ़ नहीं करेगा। 240 सीटें पा करके अगर कायदे से आप सरकार नहीं चला पाए 5 साल तक, फिर आपकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को 180 सीटें मिली थी भाजपा को और 5 साल सरकार चलाकर उन्होंने दिखाया। कांग्रेस को केवल 143 सीटें मिली थी 2004 में और साझा सरकार 5 साल चला करके दिखा दिया। ये अलग बात है कि सरकार कैसे चली, भ्रष्टाचार हुआ उसमें, अनियमितता हुई उसमें, बैंक लगभग ध्वस्त हो गए और 9 में 216 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 5 साल ठसक के साथ 14 तक सरकार चली। भले भ्रष्टाचार हुआ, 2G 3G राष्ट्रमंडल घोटाला, आदर्श घोटाला, सारे घोटाले हुए, लेकिन सरकार तो 5 साल चली और आपका खजाना मनमोहन सिंह ने खाली कर दिया। खजाना भी भरा रहे, देश अच्छे से चले, प्रगतिशील जो है नियम बने, सब संभव नहीं है मोदी जी इस 240 सीटों में। इसके लिए आपको 300 सीटें चाहिए और कम से कम बहुमत चाहिए अपने बल पर। फिर उसके बाद सहयोगी ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आप कम से कम अब आप अपने समर्थकों के भाव को समझिए और ऐसा कदम उठाइए कि आपकी सरकार
5 साल तक चले। शासक आप अच्छे हैं, ये गुजरात में आपने दिखाया, 10 साल ये भी दिखाया जिसमें आपको पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन 240 सीटों के साथ सरकार में तीसरी बार जब आए हैं तो आप ऐसा कमाल दिखाइए कि अगली बार फिर आपको ये कहने की ज़रूरत न पड़े कि हमको बहुमत दीजिए और जनता खुद ब खुद आपको 300 सीटें 350 सीटें दे, ताकि आप बड़े क्रांतिकारी कदम जो उठाना चाहते हैं वो उठाएं। फिलहाल इस 240 सीटों में आप बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं, और अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग इस सूचना की दुनिया की इस लाइव को देख रहे हैं, लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना कतई न भूलें। आपका बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।